नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात किसानों की। आज करीब 70 किसान संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर में महापंचायत की। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाई गई ये महापंचायत अराजनीतिक थी। किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को उठा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में हिंसा में न्याय हो या एमएसपी पर कानून, किसानों का बड़ा जमावड़ा आज देखा गया। तो आज भी सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हैं शिव कुमार कक्का जी। बहुत बहुत धन्यवाद कक्का जी, समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। तो आज जो आपकी महापंचायत हुई, कितनी कारगर हुई? देखिए, जो हमारी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा कारगर थी और कई स्थानों पर हमारे लोगों को रोक लिया गया था। सिंघू बॉर्डर पर रोका, टिकरी बॉर्डर पर रोका, गाजीपुर बॉर्डर से जो किसान आए थे उनको रोका, स्टेशनों पे भी रोका। इस सब के बावजूद भी जितनी जगह जंतर मंतर में है उससे ज़्यादा किसान थे। और हमारी चूँकि परमिशन का सवाल था तो वार्ता 3 दिन से चल रही थी हमारी, पर परमिशन आज ही 10:30 बजे हमको मिल पाई, जिसके वजह से हमको टेंट और माइक वगैरह लगाने में, टेंट तो हम लगा ही नहीं पाए, माइक और मंच बनाने में थोड़ी समस्या आई, पर संख्या बहुत अच्छी थी, पर्याप्त थी और हम इस संख्या से प्रभावित हैं, प्रसन्न हैं। कक्का जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की इस बार? क्या चाहते हैं आप सरकार से? देखिए, 378 दिन के बाद जो आंदोलन पर एक कमेटी बनी थी 5 लोगों की, और उस कमेटी में हम लोगों ने 5 बिंदुओं पर सरकार से सहमति व्यक्त की थी। वो 5 बिंदुओं को सरकार को कि तत्काल जो हम पर 1,48,000 मुकदमे बने हैं उनको वापस लिया जाएगा। एमएसपी गारंटी की बनाने के लिए कानून, एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद शहीद परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जाएगी। बिजली का जो मुद्दा है उसमें किसानों को विश्वास में लेकर बिजली बिल संसद में पेश किया जाएगा। ये तमाम मांगे हमारी थीं, जिस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके लिए हमने, और उसके बाद लखीमपुर खीरी का मामला भी था तो वो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 मांगे हमारी और थीं जो बहुत बरसों से चल रही थी कि खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति, पूरा दाम। इस देश के किसान बहुत कर्जदार हुआ है और उसको एक बार ऋण मुक्त किया जाना आवश्यक है। और C2+50 के हिसाब से किसानों को एमएसपी तय कर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति के नाम पर दिया, प्रधानमंत्री के नाम पर दिया, और हमको 4 बजे तक का समय दिया गया था। हमने समय सीमा में अपना धरना 1 दिवसीय समाप्त किया है। तो ये भी कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि आप लोग जो किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने जो मांगे आपने पहले रखी थी, क्या सरकार ने वो मांगी? क्या अब आगे की राह कैसी है आप लोगों की? देखिए, सरकार से हमारी पूरे आंदोलन में केवल 2 मांगे थी। काला कानून रद्द करें, तो सरकार ने रद्द किया, और प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन अनाउंस किया था कि एमएसपी के लिए हम कमेटी बनाएंगे। तो पहली लड़ाई हम जीत चुके थे आधी, कि तीनों काले कानून रद्द हो गए। मगर दूसरी लड़ाई, एमएसपी पर गारंटी का कानून बने, इसकी लड़ाई हम अपनों से हार गए। सरकार से नहीं हारे, हम अपने लोगों से हार गए। कक्का जी, जरा समझाइए, क्योंकि एमएसपी कमेटी की आज बैठक हुई, उसमें किसान लोग नहीं गए, आप लोग नहीं गए, क्यों नहीं गए? पहले ये बताइए फिर। जी, देखिए, जब कमेटी बनी तो हमने कमेटी बनने के पहले सरकार को एक ईमेल किया, अग्रवाल साहब को, और उनसे हमने पूछा कि कमेटी का अधिकार क्षेत्र क्या होगा। कमेटी क्या उन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेगी जिन 5 बिंदुओं पर आपसे सहमति बनी है? क्या कमेटी की शर्तें लागू की जाएंगी, निर्णय को लागू किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो कितना समय लगेगा, और इस कमेटी में हम लोग के अलावा और कौन कौन लोग होंगे? तो इसका हमको कोई सरकार की ओर से जवाब नहीं आया। फिर हमने सेक्रेटरी अग्रवाल साहब से कहा कि साहब, हमने ईमेल किया था, कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि एक बार आप ईमेल और कर दीजिए, हम जवाब देंगे आपको। हमने एक बार ईमेल और किया, हमारे पास फिर भी जवाब नहीं आया। तो हम ये
मुतमईन होना चाहते थे कि कमेटी करेगी क्या, कब तक करेगी, कौन लोग रहेंगे और कमेटी का अधिकार क्या होगा, ये जानना हमारे लिए आवश्यक था। तो चूंकि सरकार ने ये तो कोई भेजा नहीं, बल्कि एक सरकार की ओर से बयान आ जाता है कि हमने कभी भी एमएसपी को गारंटी का कानून का वादा नहीं किया, तो फिर वो कमेटी क्या करेगी। तो फिर हमको लगा कि इस कमेटी में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जो कमेटी में लोग हैं वो लोग हैं जो आंदोलन में सरकार के साथ खड़े थे और इन 3 काली कानूनों का समर्थन कर रहे थे। तो फिर न्याय कैसे मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम इस कमेटी में जाने से बहिष्कार करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, आप लोगों ने कहा कि जो महापंचायत है अराजनीतिक है, राजनीति नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब आप गृह राज्य मंत्री टेनी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो ये तो पॉलिटिकल डिमांड हो गई। जी देखिए, हमारे किसानों पर आप गाड़ी चढ़ा दें, आपका बेटा जेल में हो, 5 किसान को मार डालें आप और किसान को मर जाएं और हम किसान को न्याय मांगे तो राजनीतिक हो गया। ये तो कोई बात हुई नहीं। ये बात वैसे ही बात है, अगर कोई कहीं और गाड़ी चढ़ाई होती तो हम आपसे बात नहीं कहते, पर किसान थे, किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन पर आप गाड़ी चढ़ाते हैं, निर्दोष किसानों पर, जो प्रमाणित हो चुका, एसआईटी ने प्रूफ किया है। और सर एसआईटी ने माननीय मंत्री जी को भी दोषी माना है कि 120B के अपराधी हैं वो, अभी भी वो सरकार में बैठे हुए। तो अगर न्याय मांगना हमारा राजनीतिक होना सिद्ध करता है तो ऐसी हम राजनीति एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। कक्का जी, अब आगे की राह आप लोगों की कैसी है एमएसपी को लेकर, क्योंकि किसानों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, क्या आप लोग और एक बार एकजुट होंगे, कैसे आप लोग आगे अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम आधी लड़ाई जीत चुके थे और आधी लड़ाई हम हार गए हमारे साथियों के कारण। 750 किसानों की शहादत हुई, 378 दिन आंदोलन चला, मगर जो हमारे साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, मोदी जी की घोषणा के बाद उन्होंने ट्रालियां खोलना शुरू किया। हमने उनसे कहा कि आप 10 दिन और रुकिए, 10 दिन में हमको 5 बिंदुओं पर सरकार लिख के दे रही है। 50 साल हो गए हमको किसानों के बीच में काम करते हुए, जो भी जिस सरकार ने लिख के दिया है वो कभी पूरा नहीं होता। अगर 10 दिन वो और रुक जाते तो हमारी एमएसपी गारंटी का कानून बन जाता और हमारे जो 5 बिंदु थे उसका भी आदेश जारी हो जाता। पर वो साथियों ने चुनाव लड़ना था, पार्टी बनाना था और पॉलिटिकल मानसिकता के लोग थे, तो वो लोग चले गए और जाके उन्होंने लड़े, चुनाव भी लड़े, जमानतें जब्त भी कराई और उसके बाद में हमारे जो संयुक्त मोर्चा है उसको पॉलिटिकल कर दिया। उस वजह से हम लोगों को फिर ये नॉन पॉलिटिकल के रूप में आना पड़ा। तो हम सरकार से तो जीते हैं, मगर इनसे हम लोग, हमारे लोगों से हम हार गए। चलिए कक्का जी, आपने बहुत अहम बातें कही हैं, सरकार के संदर्भ में भी बहुत अहम बातें की हैं, अपनों किसानों के बारे में भी आपने अहम बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया से। तो आगे बढ़ेंगे आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। बीजेपी में तो तुम आ नहीं सकते, लेकिन जेल में जरूर जाओगे। तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, अपने साथ एमएलए लेकर आ जाओ, हम तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। आप महाराणा प्रताप से अपनी तुलना कर रहे हैं, जिसके ऊपर 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, शराब घोटाले का आरोप है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने घोटाला किया है तो वो जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी चिल्ला लें, वो नहीं बच पाएंगे। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। आजकल जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाते हैं। अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी, ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से दिसंबर में खत्म हो जाएगा।
तो देश की बात में अब बात हम दिल्ली की कर रहे हैं। बात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ट्वीट की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी ने आप छोड़कर साथ आने का ऑफर दिया। साथ ही कहा है कि अगर वे बीजेपी में आए तो उन पर चल रहे जो केस हैं वो बंद कर देंगे। ये बात बताया जा रहा है। अहमदाबाद पहुंचने पर अवसाफ की ट्वीट में लिखा है कि सर कटा लेंगे और इसके किसी के सामने झुकेंगे नहीं। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के घर पर आपको बता दें और घर पर और 31 और जगहों पर छापेमारी हुई है। जो एफआईआर भी हुई है, सबसे पहला नाम उन्हीं का है। तो एक तरह से इसके बाद, इन छापों के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं संजय सिंह, राज्यसभा के नेता, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए संजय जी। मनीष सिसोदिया ने सुबह जो ट्वीट किया उससे तो हंगामा खड़ा हो गया है। क्या इसे राजनीति से प्रेरित माने या फिर दबाव में लिखा हुआ ट्वीट है ये? दीदी जी नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। और देखिए, मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जो प्रयास इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिराने का किया, जो काम इन्होंने गोवा में सरकार गिराने का किया था, जो काम इन्होंने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सरकार को गिराने का किया था, उत्तराखंड और अरुणाचल में किया था, और वही प्रयोग ये दिल्ली में करना चाह रहे थे, जिसका खुलासा मनीष सिसोदिया जी ने कर दिया। एकनाथ शिंदे जी ने नहीं किया था। मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने नहीं किया था। गोवा के अंदर जो कांग्रेस के एमएलए बिके थे और मंत्री पद के लालच में गए थे उन्होंने नहीं किया था। मुकुल राय ने नहीं किया था बीजेपी में शामिल होने से पहले। शुभेंदु अधिकारी ने नहीं किया था। हेमंत विश्व शर्मा ने नहीं किया था। अजीत पवार जी ने नहीं किया था। किसने किया? मनीष सिसोदिया जी ने किया। इसलिए कि आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। हम लड़ेंगे, अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरीके से आज उन्होंने बताया कि उनके पास भी इस प्रकार के संदेश बीजेपी के लोगों के द्वारा भेजे गए कि अपनी पार्टी तोड़ के हमारे साथ में जाओ, तो जैसे महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई खत्म, जैसे बाकी नेताओं पे सारे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो जाते, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर से भी ईडी सीबीआई की जांच खत्म करा देंगे। सिसोदिया जी ने कहा भाई हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो हम तुम्हारी जांच से क्यों डरे? और हम अपनी पार्टी के साथ पूरी निष्ठा से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हम कोई टूटने बिकने वाले लोग नहीं है। असल मसला यह है निधि जी कि अरविंद केजरीवाल को रोकना है। दिल्ली जीत गए 3 बार, पंजाब जीत गए प्रचंड बहुमत से, गुजरात पहुंच गए, हिमाचल पहुंच गए। पूरे देश में दुनिया का नंबर 1 देश भारत को बनाने का अभियान चला रहे केजरीवाल। तो समस्या यह है कि इनको केजरीवाल को रोकना है। अगर शराब नीति मुद्दा होता तो आप बताइए, जहरीली शराब से जिस गुजरात में 100 लोगों की जान चली गई निधि जी, वहां तो एक भी ईडी सीबीआई की जांच नहीं होगी। येदियुरप्पा जो माइनिंग घोटाला करता है हजारों करोड़ का, उसको पहले निकालते फिर लाके मुख्यमंत्री बनाते। आप बताइए, व्यापम घोटाला जिसमें कई लोगों की जान चली गई, आत्महत्या की लोगों ने, उसकी तो कोई जांच नहीं हुई। लेकिन संजय जी, नाम क्यों नहीं बता रहे मनीष सिसोदिया? किसने पेशकश की? बीजेपी की तरफ से ये बहुत अहम है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार पूछे जाने पर उन्होंने नाम नहीं बताया। ऐसा है निधि जी, आपको तो इसी बात से मान लेना चाहिए कि इसके पहले सरकार गिराने के सारे अभियान भाजपा के सफल रहे, किसी ने बीजेपी का नाम नहीं लिया। पहले नेता है मनीष सिसोदिया, जिन्होंने इस तोड़ फोड़ की कार्रवाई जो ये दिल्ली में सरकार को गिराने के लिए करने जा रहे थे, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके उसका खुलासा किया है मनीष सिसोदिया। आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, आप देखिए। ठीक है। अब तक तो संजय, अरविंद केजरीवाल थे, गुजरात में अकेले ही प्रचार करते नजर आते थे। इस साल के अंत में वहां पे चुनाव है, लेकिन आज मनीष सिसोदिया उनके साथ नजर आए और मनीष की तो वकालत वो कर ही रहे थे, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले भी यही काम ये कर चुके हैं, कोई नई चीज थोड़ी कर रहे हैं निधि जी। आप बताइए, मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा था कि नहीं मारा था? 7 साल हो गए, कुछ नहीं निकला। इन्हीं मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मारा था कि नहीं मारा था? कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन पे 3 साल की सीबीआई की जांच सर्विसेज के मामले में चली कि नहीं चली? बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला।
बाद में कोर्ट से वो बरी हो गए। कोर्ट ने कह दिया दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है। 450 फाइलों की सुंगलू कमेटी ने जांच की, कहा भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। तो अब सिर्फ गिरफ्तारी करना है क्या? केजरीवाल को ही रोकना है तो केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मनीष सिसोदिया के ट्वीट से जाति की राजनीति का आरोप भी लग रहा है। अब तक जात पात की राजनीति नहीं करती थी आम आदमी पार्टी। ट्वीट में महाराणा प्रताप का नाम लिया गया है, उनका वंशज इत्यादि। दीदी जी, जाति की राजनीति वो होती है जब जाति का नाम लेके नफरत की बात की जाए। ये कोई जाति की बात नहीं है, वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सिसोदिया वंश से आते हैं, ये तो एक फैक्ट है। जैसे मैं रघुवंशी मां की कोख से जन्म लिया हूं तो ये एक फैक्ट है। अब इसको हम कैसे इनकार कर सकते हैं? तो इसलिए अगर वो इस बात को अगर हमने कोई जाति का नाम लेके नफरत फैलाने की बात कही हो तो आप बताइए। कोई नफरत फैलाने की बात तो कही नहीं हो। और जाति को छेड़ा किसने? किसने ये विवाद पैदा किया? निधि जी, आप पूछिएगा बीजेपी के लोगों से क्या कर रहे हैं। मनीष, ये देश का सूचना प्रसारण मंत्री इस तरीके से बयान दे रहा है। आप उनके टाइटल के साथ, उनके नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका नाम बदल रहे हैं, सिसोदिया वंश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आप देश के केंद्रीय मंत्री हैं, तो जो शुरुआत किसने की? उन्होंने की। हम तो ये बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया महाराणा प्रताप के वंशज है, मनीष सिसोदिया राणा सांगा जी के वंशज है, और इसलिए वो दृढ़ता के साथ अपने मुद्दे के साथ, अपनी सरकार के साथ, अपनी शिक्षा नीति के साथ, अपनी स्वास्थ्य नीति के साथ खड़े रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को रोकना अब मोदी जी के बस में नहीं है, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना उनके बस में। जी, बीजेपी कह रही है कि आप करप्शन पर नया कीर्तिमान आम आदमी पार्टी बना रही है, तो क्या जिस ट्वीट के माध्यम से आम आदमी पार्टी बचने के प्रयास कर रही है? क्योंकि शराब नीति पर अरविंद केजरीवाल चुप हैं, लगातार बीजेपी कह रही है। अच्छा, एक बात बताइए निधि जी, शराब नीति पे आपके सवाल क्या है या बीजेपी के क्या सवाल है वो पूछिए। अगर मैं एक एक चीज का जवाब न दे दूं तो बताइएगा। वो 144 करोड़ की बात करते हैं। हमने इसका पूरा डिटेल बताया कि कोरोना की महामारी में तमाम सरकारी संस्थानों ने, तमाम बीजेपी की राज्य सरकारों ने बहुत सारी लाइसेंस फीस माफ की, और अकेले एमसीडी ने 85 करोड़ रुपए टोल माफ किया और 100 करोड़ रुपए आउटडोर एडवर्टीजमेंट वालों का माफ किया। कितना हो गया? 185 करोड़ रुपए। क्या एमसीडी के किसी नेता से पूछताछ हुई बीजेपी वाले से? किसी के घर ईडी सीबीआई आपने देखा? नहीं देखा। रेलवे ने माफ किया, कर्नाटक ने माफ किया, हरियाणा ने माफ किया, कई राज्य सरकारों ने कोरोना के कारण माफ किया। दूसरी बात कहते हैं 30 करोड़ रुपए एयरपोर्ट पे माफ कर दिया। वो डिपॉजिट मनी थी, 235 करोड़ का ठेका था, उसमें शर्त लिखी हुई थी कि आपको अगर ठेका मिलेगा तो उसी शर्त पे मिलेगा कि जीएमआर आपको परमिशन दे। अगर जीएमआर आपको परमिशन नहीं देगा, उस शर्त में आपकी जमानत राशि आपको वापस हो जाएगी। 235 करोड़ का पूरा ठेका, पूरा पैसा जिस व्यक्ति को कोर्ट के ऑर्डर से मिला, उसने 235 करोड़ रुपए राज्य सरकार को जमा कर दिया। जिसको ठेका नहीं मिला, उसकी वो जमानत राशि 30 करोड़ रुपए वापस कर दी गई। इसमें घोटाला क्या है, मुझे बताइए। बिल्कुल, ये आपका जवाब है। संजय, आखिरी सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के हवाले से कहा है कि दिल्ली का सीएम बनाने की बात भी कही गई, तो क्या संजय जी ये आप आदमी पार्टी के अंदर जो ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच खट्टे रिश्तों की ओर इशारा माने इसे? ये भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए मैं कहता हूं भारतीय झूठा पार्टी। झूठ बोलने में उनकी एक्सपर्टीज है। उन्होंने तो पूरी दुनिया में 3 घंटे में गणेश जी को दूध पिला दिया था। तो ऐसे लोग हैं ये लोग, इनकी बातों पर ज्यादा यकीन मत कीजिए। हम सारे लोग एक टीम के तरह, एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ खड़े। चलिए संजय जी, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल संजय सिंह ने बहुत बातें कही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो खींचतान है वो लगातार जारी है। देश की बात में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। आगे बताएंगे कि दिल्ली में एम्स के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो पैरामेडिकल के छात्र हैं वो क्यों हड़ताल पर हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आपको बता दें, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। एबीवीपी का आरोप है कि स्कॉलरशिप मांगने गए छात्रों के साथ विश्वविद्यालय के जो स्टाफ है और गार्ड ने मारपीट की है। जिन छात्रों को चोट लगी उनमें जेएनयू में एबीवीपी के प्रेसिडेंट रोहित कुमार भी शामिल हैं। घायल छात्रों का दावा है कि जल्द ही पुलिस में ये लोग शिकायत भी करेंगे। छात्रों का आरोप है कि 2 सालों से उनकी छात्रवृत्ति रुकी हुई थी। उसी को रिलीज कराने की मांग को लेकर जेएनयू के प्रशासन के पास गए थे, लेकिन वहां स्टाफ और जो गार्ड्स थे उनकी पिटाई हो गई। आज हम लोग स्कॉलरशिप सेक्शन में आए थे सुबह के 11 बजे, जब लीगल टाइम था स्कॉलरशिप की इंक्वायरी करने के लिए। 5 छात्र आए थे। उसमें क्या हुआ कि यहाँ के स्टाफ ने बदतमीजी की, सबको गालियाँ दी है, सबके साथ बदतमीजी किया। यहाँ सेक्शन का ये हाल है कि यहाँ 17 स्टाफ हुआ करते थे, आज 4 स्टाफ है। पिछले 2 साल से छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है, ना नॉन नेट मिल रहा है, ना एमसीएम स्कॉलरशिप मिल रही है। पिछले 6 महीने स्कॉलरशिप आई है, उसका ब्याज भी यूनिवर्सिटी ले रही है, उसके इंटरेस्ट को यूनिवर्सिटी पता नहीं, उस इंटरेस्ट का अकाउंटेड नहीं है, कौन लेता है कौन नहीं लेता है। वो सारी चीज़ जब तक आज तक वो नहीं चढ़ेगा, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं डोलने वाले। फेलोशिप के लिए शांति से बैठे हुए थे। इतना बोला गया था कि जो रजिस्ट्रार सर हैं ऊपर ऑफिस में बैठे हुए हैं उनको नीचे भेज दीजिए, बात करनी है। 3:20 के अराउंड 3:20 के अराउंड साइक्लोप्स आती है, एकदम से गेट तोड़ती है। फिर वही धक्का मुक्की होकर बच्चों को खींचने की कोशिश की जाती है। सिर्फ उस चक्कर में हाथ में कांच लगा, उसके साथ को मोड़ा गया। प्लास्टर 2 दिन पहले खुला था साहब का। ने हमको मारा, पीछे सर से मारा, गुस्सा से मारा, और पीछे हमको शीशे से भी चोट लग गया। उसके बाद बोलता है तुम लोग जाओ, तुम लोग कुछ अधिकार नहीं है। अरे भाई मेरा यूनिवर्सिटी है, हम छात्रवृत्ति नहीं ले सकते। और ज़बरदस्ती बहुत मारा, साइक्लोप्स निकालने घुस के, और शीशा भी थोड़ा कहता है तुम लोग अच्छा थे, तुम लोग घुसता है, तुम लोग ऐसे जाओ। ये दिव्यांग छात्रों के साथ नहीं करते, जैसे मेरे साथ में किए हैं। ये लोग बहुत बुरा करे, साइक्लोप्स सिक्योरिटी नहीं, ये एडमिन का मिला है, और ज़बरदस्ती दिन रात टारगेट करके मारते रहता है। अभी इस बार भी हमको मारा। और देश की बात में बात अब पटना की करते हैं। पटना में तैनात एक एडीएम ने उनकी मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस दौरान मैजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात जो पटना के एडीएम है के सिंह, वो भी पीटते हुए नजर आए। एक प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगा होने के बावजूद के सिंह ने हाथ में डंडा लेकर उस पर लाठियां बरसा दी। तिरंगे का अपमान वहां खड़े पुलिस और प्रशासन के दूसरे लोग देखते रहे। तिरंगे के ऊपर लाठी बरसाने वाले एडीएम के सिंह इस मीडिया के दौरान भी उलझ गए। हालांकि अब इसके बाद जिलाधिकारी हैं, उन्होंने एक जांच कमेटी बना दी है और तुरंत कार्रवाई की बात कही है। तो हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। सब लोगों से हम मिल रहे हैं और हम यही सारे विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी तो लड़ाई रही है रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। और देश की बात में अब देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जुड़ी हुई खबर। एम्स दिल्ली के छात्र पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर हैं। वे आक्रोशित हैं। अपने एक साथी की मौत के बाद से एम्स के बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के छात्र प्रशासन को उनकी मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं और अपनी कई मांगों के साथ एम्स निदेशक के कमरे के बाहर धरने पर बैठे हैं। मांग की सुनवाई ना होता देख आज से इसमें से कई आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे ये छात्र एम्स में पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में फर्स्ट ईयर के अपने साथी अभिषेक मालवीय की 13 अगस्त को मौत को ये सब प्रशासनिक लापरवाही बता रहे हैं और उसी दिन से प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रमुख 5 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो बच्चा मरा है उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिले 1 करोड़ रुपए का। दूसरा ये है कि हम सभी बच्चों को हॉस्टल मिले। तीसरा ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है नर्सिंग, एमबीबीएस और हमारे बीच में, ये भेदभाव खत्म हो। चौथा ये है कि कमेटी बनाई जाए और जांच की जाए, जो इसके दोषी उनको सजा मिले। 5वां ये है कि हम बच्चे
अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई ऐसा कोई उत्पात नहीं मचाना चाहते, तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। पढ़ना भी है और पुरजोर तरीके से अपनी मांग भी रखनी है, लिहाजा मुद्दे और मांगों को लेकर सब डटे हैं। 2019 तक इन्हें हॉस्टल दिया जाता था, पर पिछले 2 साल से हॉस्टल के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। बारी बारी से भूख हड़ताल कर रहे इन छात्रों में से अब 5 छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए हैं। अभी तक हमारा रिले हंगर स्ट्राइक चल रहा था, अभी हम इंडेफिनेटली हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मान ली जाती है। कितने लोग इंडेफिनेट? हम 5 लोग जाएंगे, ये 5 लोग हैं। ठीक, आजाद मीना रहेगा, कमलेश यादव रहेगा, प्रीति वर्धन रहेगी, नेहा राय और मैं दिलीप कुमार। तब तक जब तक मांग नहीं मानी? हाँ, जब तक मांग नहीं मान ली जाती है हम कुछ भी पानी भी नहीं पिएंगे और हमारी मांगे पूरी कर लेते हैं, उसके बाद ही हम अपना अनशन तोड़ेंगे। प्रशासन इनकी मांग को अनसुना तो अब तक कर ही रहा है, वहीं इनकी आवाज दबाने की भी अब पुरजोर कोशिश है। जहां ये छात्र धरने पर हैं, वहां गार्ड की ऐसी नजर कि कैमरा कुछ भी कैद ना कर पाए। यहां गम है, गुस्सा है और मांग मनवाने की जिद, लिहाजा हक की ये लड़ाई फिलहाल जारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, बात करेंगे हम कर्नाटक के। यहाँ के स्कूलों में गणेशोत्सव की अनुमति के बाद अब अन्य धर्म के लोग भी अपने उत्सव मनाने की मांग कर रहे हैं। तो देश की बात में अब बात हम कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक के स्कूलों में गणेशोत्सव की इजाज़त राज्य सरकार ने दे दी है। अब एसडीपीआई और सीएफआई जैसी संस्थाओं की मांग है कि फिर सभी धर्मों के उत्सव स्कूलों में मनाए जाएं। ये वो संगठन है जिन्होंने हिजाब की मांग को लेकर लड़ाई लड़ी थी। कर्नाटक में हिजाब विवाद को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, अब गणेश उत्सव को लेकर नया विवाद पैदा होता नजर आ रहा है। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली पार्टी एसडीपीआई और छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनका मानना है कि सभी धर्मों के उत्सव स्कूलों में मनाए जाने चाहिए। अगर आपको गणेश को देता है, कोई मुसलमान इसको नहीं दो नहीं बोलेगा, कोई क्रिश्चियन नहीं बोलेगा। आप गणेश को भी दो, आप सरस्वती को भी दो, आप नमाज को भी दो, आप क्रिश्चियन प्रेयर को भी दो, सबको देते हैं तो ठीक है। अगर एक कम्युनिटी को देते हैं, ये इनजस्टिस है, ये नहीं हो सकता। आफ्टर द हिजाब इशू, हिजाब विवाद के बाद किस तरह से ध्रुवीकरण हुआ वो आपने देखा। ऐसे में हमें लगता है कि ध्रुवीकरण की इस तरह की कोशिश नहीं होनी चाहिए इन द कैंपस। लेकिन दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के मुताबिक हिजाब और गणेश उत्सव में फर्क है। पिछले 75 साल से गणेश उत्सव को स्कूल में शांत रीत से एक अच्छे तरह से सभी हिंदू बच्चे, मुस्लिम बच्चे, क्राइस्तव बच्चे, जैसा बौद्ध कम्युनिटी का बच्चे सभी मिलकर इसका आचरण कर रहे हैं। अभी तक इसका कुछ भी विवाद नहीं है। अभी क्यों विवाद कर रहे हैं? मुस्लिम और ईसाई संगठनों के मुताबिक गणेश उत्सव की ही तरह दूसरे धर्मों के कम से कम एक उत्सव को स्कूलों में मनाने की इजाजत देनी चाहिए, देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान का आदर करते हुए। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे खबर आपको बताएंगे, महाराष्ट्र से कब तक चलेगी बुलेट ट्रेन, इस पर रिपोर्ट। देश की बात में खबर मुंबई से, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब से चलेगी। अहमदाबाद से मुंबई के बीच इस प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण की रफ्तार धीमी रही। नई सरकार में बढ़ी है, लेकिन जमीन अधिग्रहण में अब भी क्या अड़चनें सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी शहर का भरोड़ी गांव
इस हिस्से में हाई स्पीड रेल परियोजना बुलेट ट्रेन के लिए करीब 50 लोगों की जमीन लेने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य में नई सरकार आने के बाद भूमि अधिग्रहण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को तेजी से खत्म करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन यहाँ के कई ग्रामीण अब भी अपनी जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि पूरा मुआवजा मिलना बाकी है। हर एक गुंठा यानी कि 1089 वर्ग फुट जमीन के लिए इन्हें करीब 11.5 लाख का मुआवजा मिलने की बात कही जा रही है। 42 गुंठा जमीन वाले जयवंत पाटिल बताते हैं कि घर का पैसा तो मिला लेकिन खेती का नहीं। घर का पैसा मिला, कब्जा का पैसा नहीं मिला। वो बोलता लोड़ा 20% रखा है, तो 20% हमको 3 बार गया, 10 बार गया इधर उधर नहीं मिलता। अभी भी गया था 5 में, तो नहीं कर देता। वो मेरा इधर भी जगह है, 3 साल हो गया। क्या बोलते हो लोग? हाथ देता है वो दिन हो। हमारा ऐसा आदमी का जो नहीं आएगा इसका पैसा रुको, आता है इसका आदमी को पैसा दे दो, नहीं आएगा इसका मत दो। हमारा घर गिरा है, इसका घर गिरा है, इसका पैसा नहीं दिया। जयवंत जैसे कुछ और भी सामने आए। जब से हम लोग अभी 3 साल से हम लोग घर तोड़ने को हुआ है, तोड़ के गए हैं यहाँ से, लेकिन अब तक पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग को बहुत इन लोगों के पीछे भाग के, लेकिन पैसे हम लोग नहीं मिल रहा है। कितना बार गया, नीलिया में गया, माधोरे में गया, उधर गया, सब इसके ऑफिस में गया। और वो परंत क्या बोलता है, तुम्हारा पैसा इसकी तुम रईस हमारा कैसा, कब्जे वाले को देखना मांगता है कि नहीं, हम देखो इधर बोर्ड मार के रखा है, तुम इसका शूटिंग ले, हमारा कब्जा है। ग्रामीणों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे वकील भारद्वाज एल चौधरी कहते हैं कि कई मामलों में तकनीकी अड़चने हैं। इंडिपेंडेंस के बाद में अपना गांव छोड़ के यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनकी जगह आज भी उनके नाम पे थी, लेकिन वो आज तक कभी गांव में लौटे नहीं थे। अब उनकी जगह कम से कम 4 पीढ़ियों से हमारे फार्मर्स खुद वो खेती कर रहे हैं उसमें, और उनके पोजीशन में है। और वैसे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू लैंड लॉज वो जगह के आज वो मालिक भी बन चुके हैं, बट यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं था, इसलिए उन्होंने वो पेपर वर्क में कमी रखी। अब वो पेपर वर्क की कमी उनके जान पे आ रही है। मेरे जानकारी के हिसाब से कह रहा हूँ 30% लैंड डिस्प्यूट वहाँ पे है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कुल 508.17 किलोमीटर का है। 12 स्टेशन होंगे, जिनमें 8 गुजरात और 4 महाराष्ट्र में होंगे। 1 लाख करोड़ से ऊपर के बताए जा रहे इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम गुजरात में 98.8%, दादर और नागर हवेली में 100% और महाराष्ट्र में 75.25% पूरा हुआ है। यानी महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहण का काम रुका हुआ दिखा है। बताया जाता है कि राज्य में अप्रैल तक जरूरी 298 हेक्टेयर में से केवल 150 हेक्टेयर के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो पाया था। 30 जून को कार्यभार संभालने के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की नई महाराष्ट्र सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लेकर आई और राज्य में परियोजना के लिए सभी मंजूरी प्रदान की गई। ठाणे से अनिल शुक्ला के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और इसी रिपोर्ट के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।